Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 13, मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले हमने रिफॉर्म्स पढ़े हैं इकोनॉमी के, यानी कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देन हम इस मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारी सारी इकोनॉमी इस चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। देन फर्स्ट आ गई इवेल्युएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में टाइमली जो जो चेंजेस आए, ठीक है। फर्स्ट फेज था इंडिया का 1935 से लेके 1949 तक का, जिसको इनिशियल फेज बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो आरबीआई आई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1945 में, 1935 में, ठीक है। देन 1949 तक क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुए था हम, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी। तो फ्रिक्वेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो वर्क करनी स्टार्ट हुई, ठीक है। 35 जो था इनिशियल स्टेज था, लोगों को बैंक के बारे में पता लगने लगा, लोगों का बैंक की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है। बैंक्स ने भी अपनी पॉलिसीज बनाई, ठीक है। न्यू स्टेज है, न्यू बैंक्स थे, सबके लिए न्यू चीजें थी। तो बैंक्स जो थे न्यू स्टैब्लिश हुए, ठीक है। रिजर्व बैंक हैज आल्सो सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल एंड रिटेन बैंक्स फॉर एक्सटेंडेड क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। मेनली स्टार्टिंग में जो बैंक्स थे वो किस लिए यूज किए जाते थे, स्पेकुलेटिव पर्पस, ठीक है। देन 1949 से 1969 आ गया, मॉनेटरी पॉलिसीज सिंक्रोनाइज विद द 5 ईयर प्लान, ठीक है। 49 के बाद हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान स्टैब्लिश हुए, ठीक है, जिसमें 5 साल के लिए बजट दिया जाता था इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में 5 साल में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। उसमें जीडीपी रेट भी डिसाइड किया जाता था, बैंक का इन्फ्लेशन भी डिसाइड किया जाता था, डिफरेंट रेट्स भी डिसाइड किए जाते थे। This was intended to be achieved by the building up of integrated capital, encouraging small as well as large scale industries, reducing income inequality, ensuring balance, development एंड द इकोनॉमी पावर, ठीक है। इसमें क्या क्या, इसमें मतलब किस किस को ध्यान दिया गया, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, इनकम की इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया, ठीक है, यानी कि जो इनइक्वालिटी चल रही थी उसको रिड्यूस किया गया। देन डेवलपमेंट की गई बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो टैक्सेस दिए जा रहे थे उसके उसके थ्रू उन्होंने ब्रिजेस, ठीक है, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब एस्टेब्लिश हुए। देन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर अकॉर्डिंग vital role in the process of development, there was emphasis on credit allocation to productive sectors. The role of monetary policy, therefore, during this phase of planning economy development, revolved around the requirements of 5 year plans. Hence, if there was a no formal framework, monetary policy will retail upon for administrating the supply of and the demand for credit in the economy. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर इकोनॉमी पॉलिसीज हम तब ना बनाते, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसीज के फ्रेमवर्क्स को फॉलो ना करते, तो क्या था, हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप ना कर पाती, ठीक है। तब न्यू न्यू रिफॉर्म्स लाए गए, न्यू न्यू पॉलिसीज लाई गई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आया, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो आई, ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज के टर्म है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। देन 1969 से लेके 1985, दैट इज क्रेडिट प्लानिंग। इसको कौन सा फेज बोलते हैं, क्रेडिट प्लानिंग फेज। इसमें क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, मेजर फैक्टर्स यानी कि जो मेजर मेजर बैंक्स थे वो नेशनल हो गए, ठीक है। फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी खुले, प्राइवेट बैंक्स भी खुले, ठीक है। बैंक्स की पावर बढ़ गई, जो क्रेडिट देने की पावर उनके पास थी अब नेशनलाइज बैंक हो गए, यानी कि सब बैंक मिल गए आपस में। तो जो उनकी पावर थी लोन देने की, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करने की, वो भी क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन ठीक है, बिसाइड इंडो पाक वॉर 1971, ड्राउट 1973,
global oil price shock 1973 and 1979, Bretton Woods system 1973, inflation consequences, higher inflation caused by deflect finance during 1960, momentum during the 1970. ठीक है, ये सब चीजें भी चलती रही साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में क्राइसिस नहीं है। हमारे इंडिया में 1990 में क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से 1991 में हमें जो है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी रखनी पड़ी। हमें बाहर से लोन लेना पड़ा, हमारे पास मनी सप्लाई इतनी कम हो गई थी। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हमें ड्राउट आया है, ऑयल स्टॉक की प्रॉब्लम आई है, इंडो पाक वार हुई है। देन हम मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बना रहे हैं, ठीक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आए। फर्स्ट है हमारा हायर इकोनॉमी ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी इन्फॉर्म मनी की सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है? मनी की सप्लाई। ठीक है, तो जब मनी की सप्लाई होगी तो इकोनॉमी ग्रोथ क्या होगी? बढ़ेगी। पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी वो कंजप्शन बढ़ाएंगे, कंजप्शन बढ़ाएंगे वो लग्जरी गुड की तरफ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, लोगों के पास मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन आ गया है, दैट इट मीन्स लोगों की इनकम बढ़ गई है। इनकम कैसे बढ़ी? इनकम बढ़ी है, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई बढ़ाएंगे। सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लेबर कहाँ से आएगी? लेबर को काम देंगे तभी लेबर आएगी। तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? देन प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट मे दैट द प्राइस इंक्रीज शुड बी मॉडरेट। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि प्राइस रुक जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो बढ़ेगा लेकिन इन अ मॉडरेट फॉर्म, जितना कि मतलब चल सकता है उतना प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इकोनॉमी ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, लेकिन इन अ मॉडरेट टर्म में बढ़ेगा, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल पे बढ़ेगा, एकदम से प्राइस राइज नहीं करेगा। ठीक है, ये अवॉइड करेगा दोनों सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की भी और डिफ्लेशन की। देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो भी एक्सचेंज रेट है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी एक्सचेंज रेट है वो मॉनेटरी टर्म्स में ही दिया जाता है, मनी के टर्म्स में ही दिया जाता है। इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट may result in capital outflow. Consequently, the demand for foreign currency increase, the result in the depression of domestic currency. Depreciation of currency may have several consequences. Value of domestic currency decline in term of foreign exchange. Foreign goods become more expensive and import of certain commodities such as raw material and input may decline with the resultant decline in GDP. ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल अगर हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है उससे क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लो होएगा, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम है तो हम फॉरेन एक्सचेंज करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज करेंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि रुपीस, उसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू कम होने से एक्सपोर्ट की वैल्यू, इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, फॉरेन करेंसीज की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स वगैरह को, तो उससे क्या होगा? हमारी जीडीपी गिरेगी, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरेगा जो हमारे यहाँ पे बन। तो हमारी कंट्री क्या चाहती है? कि एक्सपोर्ट ज्यादा करे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव रख पाए हम। इसलिए हम क्या बना रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज बना रहे हैं।
देन मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम, तो इसको ध्यान से लर्न करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से सुनना भी। ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए जो मॉनेटरी की टर्म में, मनी की टर्म में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो ये सब। फर्स्ट आ गया रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? द फिक्स्ड इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक against the collateral of government and other approval securities under the liquid adjustment facilities. It is a rate at which commercial bank borrow money from RBI. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वो रेट है जिससे कमर्शियल बैंक, आरबीआई, ये भी ये लिख रहे हैं ना कि आरबीआई प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू बैंक, लिक्विडिटी यानी कि मनी, कैश, ठीक है। आरबीआई से जब कमर्शियल बैंक मनी लेता है, कुछ पैसे लेता है, तो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रेपो रेट लगाया जाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर एक्सेस रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक फॉर विच रिजर्व रेशियो रेट इज एप्लीकेबल। द रेपो रेट इज पीरियोडिकली डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ये रेट कौन डिसाइड करता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लगाया जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, मार्जिनल, बैंक रेट, ये सब आर रेपो रेट के ऊपर लगाया जाता है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को मनी दी, कमर्शियल बैंक को मनी दी आरबीआई ने, उसने तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से क्या लेना है? आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से लेना है रेपो रेट, ठीक है, यानी कि कुछ मनी देने के लिए कुछ अमाउंट, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो कमर्शियल बैंक है वो जो लोगों से पैसे लेगा वो रेपो रेट से अबव लेगा। तो जो भी कमर्शियल बैंक, जो भी आरबीआई रेपो रेट रखेगा, वो डिसाइड करेगा कि आगे कमर्शियल बैंक हमें लोन किस रेट्स पे देगा। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो रेपो रेट भी क्या रखा जाएगा? हाई रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, मार्केट में मनी बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है ऑलरेडी, तो तो आरबीआई क्या करेगा? अपने पैसे, अपने आप, अपने पास पैसे रिजर्व करने की ज्यादा कोशिश करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वहां मार्केट में बहुत पैसा है, और अगर उसने कमर्शियल बैंक को और पैसा दे दिया तो मार्केट में पैसे और बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। क्यों? ताकि कमर्शियल बैंक के ज्यादा पैसे किसके पास रह जाए? आरबीआई के पास ही रह जाए, तो वो लोन ज्यादा प्रोवाइड कर ही ना पाए, ना तो कमर्शियल बैंक लोन देगा और ना ही मनी की सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर डिफ्लेशन है तो रेपो रेट कम लगाया जाएगा। क्यों? ताकि डिफ्लेशन को घटाया जा सके, मनी की सप्लाई बढ़ाई जा सके इन द इकोनॉमी। क्लियर है? रेपो रेट यस मैम। क्लियर है? अब आ गया रिजर्व रेपो रेट और बैंक रेट। ये क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। ये वो रेट है अब जिसपे जो आरबीआई है वो बाय करने के लिए तैयार है, ठीक है। बैंक रेट इज अ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इंक्रीज इन बैंक रेट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें बैंक रेट में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है और रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, रिजर्व लिखा है, रिवर्स लिखा है ना, रिवर्स यानी कि ऑपोजिट, रेपो रेट का रिवर्स।
ठीक है, ये रुको यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, ये देखो, रेपो रेट क्या है? रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, लैंड टू बैंक्स। देन रिजर्व रेपो में क्या है? ऑपोजिट चल रहा है। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करा रहा है रिजर्व रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, रेपो रेट में लैंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि दे रहा है, और इसमें वो डिपॉजिट करवा रहा है। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से। इन्फ्लेशन कहाँ है? आरबीआई। Banks are not discouraged from borrowing in the face of higher bank rate if the market interest rate are higher, such as bank expect higher return from the borrowing funds. There is a difference between repo rate and the bank rate. Financial institute can borrow from RBI at a bank rate. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोरो करती है आरबीआई से, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन से हो गए? कमर्शियल बैंक, उन्होंने आरबीआई से बोरो किया किस पे? बैंक रेट पे, विदाउट सबमिट एनी कोलेटरल, कुछ भी कोलेटरल उन्होंने सबमिट नहीं किया। और रेपो रेट में क्या है? चार्ज हुआ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी इशू बाय आरबीआई। ठीक है, यानी कि जो लैंड की है मनी, वो मनी वापस कमर्शियल बैंक ले लेगी। ठीक है, तो वो जो कमर्शियल बैंक वापस लेगी विद सिक्योरिटी लेगी, यानी कि रीपर्चेज कर सकती है, दैट इज रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट क्या है? सिर्फ बोरो किया है और ऑन द कोलेटरल पे किया। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आ गई, थर्ड हमारा मॉनेटरी टर्म आ गया, दैट इज LAF। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शंस। The Reserve Bank has increased the proportion of liquidity injection under fine-tuning variable rate repo auctions of range of tenure. The aim of term repo is to be help developing the interbank term money market, which is turn can set market-based benchmark for pricing of loan and deposit, hence improve transmission of monetary policy. The Reserve Bank also conducts various interest rate reserve repo auctions as necessary under the market condition. Liquidity adjustment facility, नेम से क्लियर हो रहा है कि अब जो रिजर्व बैंक है वो इंक्रीज करेगा अपनी लिक्विडिटी को, यानी कि लिक्विडिटी के प्रोपोर्शन को, कि इतने प्रोपोर्शन तक, इतने परसेंटेज तक जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जो ऑक्शंस हैं वो हमसे लिक्विडिटी ले सकती हैं, एक्सचेंज करवा सकती हैं। ठीक है, लोन्स और लोन के जो प्राइसिंग है, जो डिपॉजिटिंग है, वो सब जो बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी, इतने लिक्विड तक, इतनी लिक्विडिटी उनको
मिल सकती है, इतनी लिक्विडिटी, इतना कैश उनके पास रखना चाहिए या इतना कैश उनको मिल सकता है आरबीआई से। देन मार्जिनल स्टैंडिंग क्या है? एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल अमाउंट। तो जो भी एडिशनल अमाउंट आरबीआई दे रही है कमर्शियल बैंक को, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? दीज इंक्लूड बोथ outright purchase and sales of government security for injection and absorption of during liquidity respectively। ओपन मार्केट क्या है? मतलब कि अब गवर्नमेंट क्या है, अब सेंट्रल बैंक डायरेक्ट पब्लिक को ही बोल रहा है कि वो अगर तो आप ही हमसे आके परचेज और सेल्स कर लो सिक्योरिटीज की, ठीक है? अगर तो वो परचेज के लिए बोल रहा है, इट मीन्स मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही, वो वहां से मनी को परचेज करना यानी कि खरीदना, तो पेमेंट वो देगा ना, लोगों को पैसे देगा, परचेज करेगा उनसे। तो यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में डिफ्लेशन चल रही है, मार्केट में पैसे नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा? उनसे सिक्योरिटी अपने पास खरीद लेगा और उनको पैसे दे देगा, जिससे क्या होगा? पेमेंट कहाँ जाएगी? पब्लिक में चली जाएगी, तो डिफ्लेशन कम हो जाएगी। और उसी के ऑपोजिट अगर कंपनी को, अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन है मार्केट में, यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा है ऑलरेडी, उसको कम करना है, पैसे कम करने हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटी को सेल करेगी। अब जो सेल कर रहा है वो पैसे लेता है या देता है? पैसे लेता है ना, तो वो जनरल पब्लिक से पैसे ले लेगी, जिसकी वजह से मार्केट में पेमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देन कैश रिजर्व रेशियो, जितना कैश बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, डेली की ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक में, बैंक को डेली की ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं। लोग, अगर मैं अपना पैसा बैंक में रखती हूँ, डिपॉजिट करवाती हूँ, तो मैं कभी भी जा सकती हूँ ना निकलवाने। मान लो मैंने 50,000 डिपॉजिट करवाया हुआ है और मुझे 10,000 की जरूरत है और मैं आज बैंक के पास जाऊं, तो उसको मुझे 10,000 देने पड़ेंगे ना ऑन द स्पॉट। वो ये तो नहीं बोल सकता कि आपके पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, है ना? तो इसी को बोल रहे हैं कि जो कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है बैंक्स को अपने पास, ठीक है, उसकी एक रेशो होती है। ये नहीं कि सारा का सारा रिजर्व करते हैं, फिर वो पैसे कहाँ से कमाएंगे अगर सारा रिजर्व कर देंगे? वो कुछ रेशियो रिजर्व करके रखते हैं और कुछ वो इन्वेस्ट कर देते हैं आगे फर्दर, और उससे वो, उस पे जो इंटरेस्ट उनको मिलता है, उससे वो अपना बैंक को बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो रिजर्व रेशियो, बैंक आरआर, सीआरआर क्या हो गया? अगर व्हेन सीआरआर इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाता है, तो बैंक होल्ड लार्ज कैश बैलेंस, then reserve are a part and high money means the part of H withdrawal from the amount additional reserve on the other hand low in the, ठीक है? अगर CRR ज्यादा होएगा तो मनी में, तो मार्केट में क्या होगी? मनी की सप्लाई ज्यादा हो पाएगी। अगर हमारे पास ज्यादा कैश अवेलेबल है तो लोग ज्यादा पैसे ले जाएंगे हमारे से, बैंक से। और वहीं अगर ज्यादा कैश नहीं है बैंक के पास, तो बैंक जो है वो जब भी पैसे देगा वो कम ही देगा, ठीक है? देन स्टैट्यूटरी, ये क्या होगा? जब बैंक, ये होगी बैंक को जब अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, यानी कि बैंक अपने पास जो पैसा रखता है, दैट इज स्टैट्यूटरी, ठीक है? और सीआरआर क्या होगा? जब वो आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा जमा कराता है, ठीक है? लोएस्ट से लोएस्ट ही क्या हो सकता है? 1% आरबीआई, ठीक है? जब बैंक, रिजर्व बैंक के पास अपना कुछ पैसा कैश की फॉर्म में जमा करवा रहे कि ये आप रख लो, अगर इमरजेंसी हुई तो मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा, दैट इज सीआरआर। और जब बैंक अपनी सेफ्टी के लिए, यानी कि लोगों को पैसे देने के लिए अपने पास कैश रखता है, दैट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है? वेट अ मिनट।
हम्म। एक मिनट। देन कुछ क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्वांटिटी थे यानी कि मॉनेटरी के टर्म्स में, ये क्वालिटी आ गई यानी कि मॉनेटरी के टर्म्स में नहीं है। Selective credit control relatives to qualitative method of credit control by central bank. The central bank takes step to channelize credit to priority sector, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल। अब ये देखना है कि किसको चाहिए पैसे, लोन किसको चाहिए, तो जो मेन सेक्टर है उसको पहले लोन प्रोवाइड करेंगे, देन अदर सेक्टर्स। ठीक है। क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो लोन देंगे वो देख के देंगे, जिनको जरूरत नहीं है उसको नहीं देंगे। जो क्रेडिट का फ्लो है उसको हम अरेंज करेंगे। देन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, लोन अमाउंट विच एज द बैंक डज नॉट फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, इफ you approach a bank for financial loan toward a purchase a house, the bank will not provide loan for the full amount. It may provide loan for 80 to 85% for the purchase value. The implication of the above is that 15 to 20% of purchase value should be financed from own funds. The higher margin of loan discourage borrowings. ठीक है, ये क्या है, सबको ही पता है कि जब भी हम कोई कुछ भी लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, हमें लोन जो है वो 80% टू 85% तक ही मिलता है। फुल अमाउंट हमें कभी भी नहीं मिलती। अगर मैं 25 लाख का लोन लेने चाहती हूँ, तो वो उसके लिए जो मुझे कोलेटरल देनी पड़ेगी, अब मैं मान लो हाउस परचेज कर रही हूँ 25 लाख का, तो उसके बदले में वो मेरी रजिस्ट्री रखेंगे। तो रजिस्ट्री पे अगर लिखा ही 25 लाख है, तो वो मुझे प्रॉपर 25 लाख लोन नहीं देंगे, वो मुझे 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा सकते हैं बस। 5 लाख मुझे खुद से अरेंज करना पड़ेगा। देन क्रेडिट रैशनिंग क्या है? सेंट्रल बैंक में ration credit by putting certain limits on the amount the bank can lead to the particular sector or section of the society. ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग कर देते हैं कुछ क्रेडिट के अमाउंट या कुछ मनी। रिजर्व बैंक बोल देता है कि ये जो है ये इन्हीं को जानी चाहिए, इनकी लाइक कोटा। ठीक है, कोटा बोल देते हैं कि ये इन्हीं को ही जानी चाहिए। बाकी रह जाएगा 1 मिनट तो लेफ्ट रह गया हमारे पास, ये हम फिर कल करते हैं बेटा।